Hello guys, this is me Rishi Shrivastava and I welcome to all of you on शिक्षा स्तरीय प्लेस फॉर लर्निंग। गाइस, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और स्पेशल है बिकॉज टुडे इज वेरी स्पेशल डे बिकॉज टुडे इज 1st January of 2021. So I Rishi Shrivastava wishing you a very happy new year. Welcome 2021. भगवान करे आप सभी का यह 2021 का वर्ष काफी अच्छा गुजरे, काफी अच्छा हो बिकॉज 2020 में काफी हम लोगों ने पैंडेमिक की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना किया है और स्ट्रगलर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2021 में जॉब सीकर्स को जॉब मिल जाए, स्ट्रगलर्स को स्टेबिलिटी मिल जाए, भगवान सभी को उन्नति दे, खुशी दे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल सीरीज जो चल रही थी उसमें कंप्लीट किया है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और एक लर्निंग प्रोसेस के तहत हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कुछ नए ढंग से। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया है और एक ट्रेडिशनल वे को डिजिटल वे में मैंने प्रोड्यूस किया है क्योंकि कुछ ही फ्रेंड्स की मेरे पास एक डिमांड आई थी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि मैंने उनको एक स्लाइड दे दी या टीचर उनको बोर्ड पे लिख देता है। कुछ टीचर्स तो किताबों को एज इट इज नोट्स बनवाना प्रेफर करते हैं, वो समझते हैं बहुत अच्छा हम करवा रहे हैं, इसको हिंदी में बोलो तो पोथी बनवा देते हैं यार एक तरीके का। वो मैं प्रेफर नहीं करता हूं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना है तो आपके दिमाग में कुछ स्नैपशॉट्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए जो एग्जाम टाइम पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल वे में एक नोट्स बनाते हुए पूरा एक नोट्स आप बड़ा सा मोटी सी कॉपी को जनरेट कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जाम टाइम से पहले। और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो है उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करना पड़ता है और एग्जाम से पहले जरूर से जरूर, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फैक्ट्स अर्थमेटिक फॉर्म में भी होते हैं, सन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, इस तरह के बहुत मटेरियल होता है और बड़ा डाइवर्स मटेरियल होता है। तो उसको समझ पाना बिना फ्लो चार्ट के, बिना स्नैपशॉट्स के हम नहीं कर सकते हैं। सो आई एम प्रेजेंटिंग यू माई नोट्स। कैसे आप लोगों को बनाना है नोट्स ये मैं बता रहा हूं और उन फ्रेंड्स के लिए, और आप सभी लोग इसके बेनिफिटेड होंगे, ये मेरा मानना है। तो देखिए, एज इट इज आपको नोट्स बनाने, उनको जो स्टोरी है वो आप लोग अपने आप, ये एक नोट्स नहीं, ये क्लियर होगा आपके लिए और जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है, ना कि रट्टा मारना है और पोथी बना के रखना है, ठीक है ना। मैं उन टीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। चलिए, और मैं टीचर भी नहीं हूं, मैं तो आपका मेंटोर हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को। उससे पहले की कहानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1798 से 1805 तक का इनका कार्यकाल रहा। इनके काम में सबसे बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हुए? एक तो बसीन की संधि और सहायक संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। बसीन की संधि, सहायक संधि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहायक संधि काफी ज्यादा एप्लीकेबल रही आगे। और इसको लाया कौन था सबसे पहले? सहायक संधि ब्रिटिश काल में भारत में तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन सहायक संधि नाम का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये इससे पहले ही आ चुका था। वो कौन लेके आया था? वो आया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। इसने इस्तेमाल किया था सहायक संधि का, है ना। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको बंगाल का शेर कहा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसको किसी ने बंगाल का शेर नहीं कहा था, इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, खुद को बंगाल का शेर कह के घोषित कर दिया। अब भाई जिसकी पावर है उसकी बात तो माननी पड़ेगी, तो इतिहास के पन्नों में ये दर्ज भी हो गया। आगे चलते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ था, 1799 में हुआ था और उसमें टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान मारा जाता है और इसी तरीके से जो आंग्ल मैसूर युद्ध की सीरीज चल रही थी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां पे आके
मैसूर में अंग्रेजों की सत्ता हो जाती है। मैसूर को अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि हैदर अली से चलकर टीपू सुल्तान ने जो लड़ाई बरकरार रखी थी उसके बाद इनके पुत्रों को भी मार दिया जाता है और पूरी तरीके से मैसूर की जो सत्ता थी वो अंग्रेज अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, क्या प्रेस पर प्रतिबंध लगाया? प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। क्योंकि ये जो भाई आप कुछ कर रहे हैं, कंपनी कुछ कर रही है, तो कुछ मुखर लोग अपने प्रेस के माध्यम से, अपनी पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से इनकी जो नीतियां थी उसका विरोध भी कर रहे थे। तो इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया। आगे देखेंगे हम लोग कि यही प्रेस पर प्रतिबंध लगाना इनको काफी भारी पड़ा और फिर इनको फिर अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना भी पड़ा। किसके द्वारा क्या हुआ ये आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि सहायक संधि प्रणाली की जिसको डुप्ले ने सर्वप्रथम भारत में इंट्रोड्यूस किया था। पर डुप्ले क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर था। तो वो फ्रांस के जो कब्जे में जितना भारत आया था, है ना, फ्रांस की कंपनी कब्जे में, वो उसने वहां पे अप्लाई किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर की अगर बात करूं तो वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वैरायटी वाला क्वेश्चन है, डाइवर्स क्वेश्चन है। आप लोगों को समझना है सहायक संधि प्रणाली भारत में सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? डुप्ले ने। भारत में ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किसने शुरुआत की? लॉर्ड वेलेजली ने। अगर ऑप्शन में या डुप्ले नहीं दिया है तो वेलेजली ही आंसर रहेगा। इन दो के अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है। सहायक संधि को कुछ लोगों ने, कुछ राज्यों ने बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेजों से कोई लड़ना नहीं चाहता था। और ये तो हम लोग जानते हैं भारत में कितना खंड खंड भारत बटा हुआ था, है ना। तो क्या था कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य कौन सा था? तो वो हैदराबाद था। कब अपनाई थी? 1798 में अपनाई थी। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, क्योंकि यहां पे आपको भी आपने पढ़ा है ना कि मैसूर में क्यों मैसूर ने अपनाई, क्योंकि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मारा जाता है। फिर उसका कोई वंश चलाने वाला ही नहीं है, कोई इससे लड़ने वाला नहीं अंग्रेजों से। तो वहां के कठपुतली राजा बैठाकर और उसको क्या मैसूर को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। तंजौर तमिलनाडु का क्षेत्र है, अक्टूबर 1799 में। फिर अवध का जो राज्य था उसने 1801 में। पेशवाओं ने, क्योंकि पेशवाओं के भी मराठाओं के भी युद्ध चलते रहते, लेकिन अंतिम रूप से 1802 में, दिसंबर 1802 में इनको मैसूर की पेशवा को सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करना पड़ा। और इसके बारे में ये फैक्ट कहा जाता है कि मराठाओं का दमन संपूर्ण रूप से पेशवाओं का जो ये सहायक संधि प्रणाली थी यहां पर आके हो जाता है इस संधि को अपनाने के बाद से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मराठाओं का संपूर्ण रूप से दमन किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है ना। उसके बाद बरार व भोसले, इनका जो है 1823 में इन्होंने सहायक संधि प्रणाली। सिंधिया, जिनका ग्वालियर के हम लोग काफी उनका आसपास का क्षेत्र है ना, ये इन्होंने 1804 में किया था सहायक संधि को स्वीकार। कुछ अन्य राज्य भी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के लिए जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, भरतपुर, बूंदी, इन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार की थी। एक राज्य ऐसा है जिस, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही इसलिए बढ़ जाती क्योंकि आया हुआ है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने लड़ना जरूरी समझा बजाय इनकी दास्ता स्वीकार करने के। आइए, बसीन की संधि का मैंने जिक्र किया। बसीन की संधि हुई थी अंग्रेजों व मराठाओं के पेशवा जो थे बाजीराव के बीच में। ये फैक्ट है बस। उसके बाद आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई। ठीक है दोस्तों। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर से आया भारत में, और भारत में लेकिन क्या हुआ, शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल पे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और 1813 से लेकर 1823 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है ना। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नेपाल की तरफ से अमर सिंह थापा, वहां के शासक जो थे, वो इनसे फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे।
लेकिन क्या हुआ दोस्तों, देखिए अंग्रेज लोग ना, या ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कहिए, इनके पास वेपन्स बहुत अच्छे अच्छे हथियार, बहुत टेक्निकल हथियार होते थे, आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार होते थे, और ये लोग लड़ते थे तलवार से, भाले से, है ना। धीरे धीरे इनके पास उतने संसाधन आ रहे थे, लेकिन जितना अंग्रेजों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स था, हथियार थे, वो इनके पास नहीं था, तो हार जाते थे, हर जगह हार जाते थे हम लोग, है ना। यहाँ नेपाल में भी हार जाते थे, हार गए। तो क्या होता था, राजा लोग, कुछ लोग सोचते थे कि भाई हम बलिदान देना इस अच्छा समझेंगे, कुछ लोग संधि कर लेते थे। उसी के तहत संगोली की संधि हुई मार्च 1816 में, अंग्रेजों व गोरखों के बीच में, या नेपालियों के बीच में कहिए, है ना, इनके बीच में 1816 में संगोली की संधि हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संगोली की संधि किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा पिंडारियों के दमन में भी। ये मूवी भी बनी हुई है सलमान खान की, उसमें हालांकि जैसा दिखाया गया वैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ हद तक कहेंगे कि पिंडारियों का वास्तव में दमन किया गया था, और काफी सेना जुटानी पड़ गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स को। तो पिंडारी बेसिकली ये महाराष्ट्र के लोग थे, मराठी लोग थे। और पिंड एक शराब होती है, पेय पदार्थ, नशीला पेय पदार्थ होता है, तो पिंड को पीने वाले लोग जो थे उनको पिंडारी कहा जाता है। तो मराठी लैंग्वेज में बेसिकली पिंडारी बोला जाता है, लेकिन अब वो उसका एक टूटा फूटा रूप होते होते वो पिंडारी हो गया वो। तो बेसिकली प्रमुख पिंडारी नेता कौन थे, ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट ये किताबों में काफी देखा जाता है और इसको पढ़ाया भी जाता है, तो मैंने भी इंक्लूड करना जरूरी समझा। वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां, इन तीनों का नाम आप लोगों को बस याद रखना है, क्योंकि कभी मैचिंग में किसी बड़े एग्जाम में कहिए, या किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आ जाए मैचिंग क्वेश्चन वाला आता है, तो हो सकता है इनका नाम दे दिया जाए। वहां पे आपको अगर आपको रिजेक्ट करके अगर सिलेक्ट करना है अपने ऑप्शन को, तो ये आपको मदद करेगा, है ना। वासिल मोहम्मद, चीतू का दमन के बाद आज यहीं रखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स तक। इसके आगे की कहानी हम लोग आगे के वीडियो पार्ट में सुनेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कवर कराता चलूंगा। बेसिकली अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं ईमानदारी से, आप लोगों को फायदा होने वाला है, मेरी तरफ से ये गारंटी है। तो प्लीज बी पेशेंसफुल एंड बी लॉयल, एंड होपफुली आप लोग इस वर्ष 2021 में सफल होंगे। इसी आशा और इसी कामना के साथ, इसी प्रेयर के साथ, इसी विश के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।